आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 24 तारीख के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं। एफआईज ने इस मंथली एक्सपायरी के लिए खुद को किस प्रकार से प्लेस किया है और कल आने वाले बैंक ऑफ जापान का डिसीजन से बाजारों पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करते हैं। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली आज बाजार में हुआ क्या। देखिए, बाजार का सेंटीमेंट आज पॉजिटिव था क्योंकि एचडीएफसी रिजल्ट आ चुका था। कोई सरप्राइज नहीं था, ना ही बढ़िया ना ही खराब। तो डाटा एक्चुअली में पॉजिटिव था। खुला यहां पर अगर आप देख सकते हैं नीचे खुला बट इवेंचुअली बढ़ा, और जहां पर ये फर्स्ट हाई बना इसका मतलब कि करीबन ये मान लीजिए कि करीबन 10 बजे के आसपास, उसके बाद में इस हाई को इसने काटा, लेकिन इवेंचुअली वहीं पर जाकर ये बंद हुआ। मतलब 9:35 9:40 के आसपास इसने ये हाई काटा। देर आफ्टर ऊपर नीचे खत्म होता होता ये 23,200 के आसपास ही बंद हो गया। जैसे कि आप अगर देखेंगे ऑप्शन चेन के अंदर भी आज एक्चुअली के अंदर ऑप्शन चेन के अंदर हुआ क्या, दोनों ने नुकसान किया। मतलब कि ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर बोथ लूज मनी, और ऑप्शन सेलर ने आज तगड़ा पैसा कमाया। अगर मैं एट द मनी की भी बात करूं, मतलब कि कल कोई मान लीजिए कि 150 पर भी कॉल बेच के गया था, 150 पर भी कॉल बेच के गया था, तो भी उसको कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसको 53 रुपए डिक के यहां पे मिला और 13 रुपए डिक के यहां पे मिला। अगर कोई 23,200 बेच कर गया तो 40-50 रुपए यहां मिल गए, 80 रुपए यहां मिल गए। मतलब कि आज का दिन आप देखिए ऑप्शन सेलर का दिन कैसे है। देखिए कॉल्स में हर जगह डिक के, पुट्स में हर जगह डिक के, मतलब कहीं पर भी ग्रीन नहीं है। मतलब कि आज का दिन ऑप्शन सेलर के नाम रहा है। और ये एक ट्रेंड देखा गया है कि कोई भी अगर कोई बड़ा गिरावट या बड़ी अपसाइड आती है उसके बाद बाजार 1-2 दिन के लिए साइडवेज होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को पैसा कमाना होता है। तो ऑप्शन सेलर ने अपने जो ट्यूसडे के लॉसेस थे उनको रिकवर किया और बाजार को वहीं पर इन्होंने थाम दिया। और कल हमने इस बात का डिस्कशन भी किया था कि बाजार कहीं जाने वाले लगते नहीं है, ये यहीं के आसपास ही बाजार को बंद करवाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा ही बाजार में हुआ। तो अब यहां से बाजार 23,200 पर है, ना ही ये मेक और ब्रेक लेवल है। 23,200 मेक और ब्रेक लेवल है। यहां से क्या हो सकता है उसके हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम डाटा पे आते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमारा कैश का डाटा होता है। एज यूजुअल ये खराब है। 3700 करोड़ का माल डीआईएस ने खरीदा, सामने 5462 करोड़ का माल बेच दिया। मतलब कि इवेंचुअली आज भी क्या है, इनकी सेलिंग है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ये रुके भी क्यों, इन्होंने माल बहुत सस्ते में डाला हुआ है। जब निफ्टी 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 पर थी, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में मत जाइए, व्हाट्सएप चैट्स में या किसी के स्टेटस से प्रभावित मत होइए कि एफआईएस लौट के इधर ही आएंगे। आ जाएंगे बट वो अपने लेवल और अपने प्राइस के हिसाब से आएंगे। इनका माल ऐसे लेवल्स पर डाला हुआ और उन स्टॉक्स में डाला हुआ है जिस समय कोई सोचता ही नहीं था, ठीक है ना। तो इनके लिए कोई इतने बड़ा नहीं, शेयर्स भी कम बेच रहे हैं लेकिन वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। तो 5400 करोड़ का आज ही माल इन्होंने यथावत बेचा है। तो इसमें तो किसी प्रकार की रियायत तो मुझे नजर नहीं आ रही। इंडेक्स फ्यूचर्स में एक पॉजिटिव है आज। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या पॉजिटिव है, देखिए 4,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्या किए हैं, लॉन्ग किए हैं, और 17,800 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट कवर कर लिए। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसके मैं 2 मतलब निकाल सकता हूं। या तो ये थक रहे हैं शॉर्ट करते करते और बाजार 23,200 से नीचे टूट नहीं रहा। जिन्होंने लेट बस को ज्वाइन किया था वो थक रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार निकलो। या तो पहला पॉइंट ये हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं, कल है बैंक ऑफ जापान की मीटिंग। पिछली बार जब ये मीटिंग हुई थी, हाँ उस समय बहुत ट्रेजिक हुई थी, मैं समझाऊंगा क्या हुआ था। लेकिन अब वैसा होना या नहीं होना का थोड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए हो सकता है कि कोई इवेंट से पहले अपने शॉर्ट पोजीशन निकाल के जाए, ये भी हो सकता है। तो दैट इज देखते हैं आने वाले दिन के अंदर ये अगर नंबर कम होता है, लेकिन क्योंकि नंबर 3.5 लाख के आसपास था, वहां पे 17,000 कम होना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कहते हैं कि टनल के आखिर में एक होप नजर आ रही है कि हाँ बाजार का बॉटम लगने की तैयारी हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, हो गया है। जब तक ये एक्चुअली के अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कम नहीं आएगा और बाजार ऊपर नहीं चढ़ेगा। आज एक चीज गौर कीजिए, 17,000 का इन्होंने कवर किया कॉन्ट्रैक्ट, बट बाजार वहीं था।
बाजार नहीं चला। तो ये एक चीज समझने वाली है कि 17,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर करने से निफ्टी अगर 50 पॉइंट चल रहा है तो कितना पॉइंट करोगे, मतलब 1,70,000 के 500 पॉइंट चलेगा, मतलब 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट कम होंगे, 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट जब जाएंगे, ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम होंगे तो निफ्टी 500 पॉइंट ही बढ़ेगा क्या? दैट इज अ पॉइंट। तो थोड़ा दिन देखने वाली बात है, इतने एक्साइटमेंट वाली बात मत लीजिए, बाजार अभी फंसा हुआ है। ब्रेकअप और ब्रेकडाउन कल सुबह या तो निर्धारित हो जाएगा, या तो कल सुबह बहुत बड़ा ट्रेजिक मूव आएगा, अदरवाइज ये बाजार चलता रहेगा और ये फंसा हुआ रहेगा अगली फेड मीटिंग तक। फेड मीटिंग कब है? 30 तारीख को फेड मीटिंग है, जब हमारी मंथली एक्सपायरी भी हो जाएगी, उस शाम को फेड मीटिंग है। उसमें जो आउटकम आएगा उसके बाद में बाजार का निर्धारण हो सकता है। तो अभी के लिए डाटा पॉजिटिव मान के चलिए, बट कितने दिन पॉजिटिव रहता है और कितना कवर होता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर ये डाटा 200 पॉइंट अप निफ्टी होता और ये डाटा होता तो हम कह सकते थे दैट बॉटम इज मेड एंड हम कुछ रिलीफ रैली देख सकते हैं। लेकिन 50 पॉइंट के अंदर 17,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर भी हो गए, तो वो देखने वाले कोई शॉर्ट हैंड्स निकल सकते हैं, ये भी कहते हैं कोई वीक हैंड्स निकल जाए, वीक शॉर्ट्स निकल जाए। तो लेट्स सी द हाउ इट प्ले आउट, बट अभी के लिए तो ये थोड़ा पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स अगेन नेगेटिव, ये तो नेगेटिव चलते आ रहे हैं क्योंकि रिजल्ट सीजन है तो और नेगेटिव भी है। अब यहां पे क्या चीज है, एक चीज यहां पे एक और चीज आती है, हाँ थोड़ी चीजें हैं, क्योंकि कल से फिजिकल सेटलमेंट भी लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वजह से भी ऑप्शंस के अंदर तो ये फिजिकल सेटलमेंट वाला रूल लग जाता है, तो वहां पे भी देखने वाली बात हो जाती है कि कैसे कवर करने वाली सिचुएशन आएगी। तो हो सकता है कि 2-3 दिन रिलीफ रैली देखी जा सके, क्योंकि फिजिकल सेटलमेंट है, हम ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड के अंदर जब फिजिकल सेटलमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है कि बाजार को में जो लोग प्रॉफिट में हैं वो अपने पोजीशंस को कवर करते हैं मार्जिन देने की बजाय। वो सोचते हैं ठीक है अगली बारी में हम इसको रोल ओवर कर लेते हैं, अभी मार्जिन नहीं देते हैं। तो वो चीज हो सकती है, 2-3 दिन रिलीफ रैली देखी जा सकती है, बट दैट इज ट्रेंड चेंज नो। ट्रेंड 24,800 से पहले चेंज नहीं होगा, आपको ये 1200-1500 पॉइंट गंवाने पड़ेंगे तभी आप कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं ऊपर की तरफ, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे। पहले भी देखा गया है कि एक बड़ी गिरावट से पहले पूरा रिट्रेसमेंट आता है, देयर आफ्टर दैट बिकम्स अ फॉल। उसमें क्या होता है, जो बचे हुए जो बायर्स है डिप वाले, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है, डेट हैमर बनाता है, फिर वो उसके बाद में वो नीचे की तरफ ऊपर इन्वर्टेड हैमर बनाता है, दैट बिकम्स अ फॉल। तो वो देखने वाली बात होगी, बट अभी के लिए डाटा तो देखिए कैश का तो कमजोर है, ऑप्शन का डाटा हम रीड नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपायरी थी, तो इसको रीड करने से कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि हर जगह एक्सपायरी है, तो यहाँ पे दैट इज नो नीड, ये अभी तक वैलिड नहीं है, कल ही इसको रीड किया जा सकता है, अदरवाइज हम कल इसको बात करेंगे। लेकिन अभी डाटा देखें तो कैश का तो एज यूर नेगेटिव है, इंडेक्स फ्यूचर्स का ये पॉजिटिव डाटा है। उसके बाद में हम आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स का नेगेटिव डाटा है। अब मैं आपको अगर दिखाऊं, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पिछली बार जब बैंक ऑफ जापान की मीटिंग हुई थी तो इंडेक्सेस निकाई कैसे रिएक्ट किया था, मैं उसको आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। NIK के हाँ ये निकाई का जापानीज निकाई 225 ही तो है ना, हाँ जापानीज निकाई 39,000 आई थिंक यही है। कैंडल्स इसकी बंद है क्या? चलो कैंडल्स बंद है तो दूसरा लगा लेगा निकाई, किसी और कंपनी का निकाई। नहीं है निकाई फ्यूचर्स जापानीज इंडेक्स जापान, ये क्या है उसमें तो ट्रेडिंग व्यू में तो सीधा आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा ये कौन से का है। 225 ये देख लेते हैं, हाँ ये वाला। अब ये देखिए आप, जब पिछली बार जब बैंक ऑफ जापान की मीटिंग हुई थी ना, तो एक्चुअली के अंदर ये पहले से अंदेशा हो गया था, और उसके बाद में अगर आप स्क्रीन को थोड़ा, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आप देखें तो, अगर तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ क्या, आपको शायद तक समझ में तो आ जाएगा, आई थिंक सो, हाँ दैट इज फाइन। ठीक, अब देखिए ये उस समय क्या हुआ जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें आई थी ना, तब बैंक ऑफ जापान करीबन 42,000 के आसपास था। 1, 2, 3 और 4 हफ्ते में ये 30,000 आ गया, मतलब कि करीबन 20% ऊपर से 25% ये ऊपर से निकल गया।
हाँ वापस उसी लेवल पे आ गया है, लेकिन जब ये डिसीजन आए थे, मतलब कि आप मानिए बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट हुए थे। शायद सितंबर में आया था ये शायद सितंबर में आया था, सितंबर में 9% ये नहीं, इसी टाइम आया था जब बैंक ऑफ जापान ने वो कैरी ट्रेड का हुआ था। हमारे भी ये क्या टाइम था, ये अगस्त का समय था ना, ये अगस्त का समय था निफ्टी में। ये तो है बजट वाला सेशन, हमारे इतना इम्पैक्ट आया नहीं था उस समय, लेकिन ये आया था। हाँ ये देखिए ये आया था जब हम 1.5% नीचे गए थे और नीचे में हमने 23,890 के आसपास हमने मारा था। तो ये थे हम कहाँ पर, उसका हाई 25,000 पे थे और नीचे हम 23,000, मतलब 1100-1200 पॉइंट हम भी निकले थे, लेकिन जापान में ज्यादा फर्क पड़ा था। तो ये देखने वाली बात है कि ये देखिए ये बहुत ड्रास्टिक गिरा था उस समय, और एक्चुअली में उस दिन हैमर ही बना दिया था इसने, उस दिन ही हैमर बना दिया। 10% ये दिन में निकले थे। अगर मैं डेली पर जाऊं और मैं आपको अगर दिखा पाऊं, हाँ ये रहा, ये देखिए 3 दिन के अंदर ये देखिए यहाँ पर 5% टूटा, फिर 5% टूटा, देर आफ्टर 4 ये टूटा, 10% था, रिकवर हो गया था उस दिन, मुझे याद है ये। तो एक्चुअली बैंक ऑफ जापान में क्या होता है समझिए। बैंक ऑफ जापान एक ऐसा सेंट्रल बैंकर है जहां पे एक्चुअली में जो इंटरेस्ट रेट थी जीरो रहती थी। अब इंटरेस्ट रेट जीरो रहती थी तो दुनिया भर में येन के कैरी ट्रेड चलते थे, मतलब कि लोग जापान से उधार लेते थे और उन्हें डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर लगाते थे। लोगों को वहां से रिटर्न मिलता था, लेकिन वहां पे करेंसी रिस्क होता था जिसको थोड़ा भरना पड़ता था, लेकिन इवेंचुअली प्रॉफिट में रहते थे। अब हो रहा क्या है कि अगर बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, अभी 0.25 है उनकी, 0.25% है, पहले नेगेटिव भी होती थी। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब बता दूं मैं आपको पहले, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब आप बैंक में पैसा जमा कराइए, बैंक आपको ब्याज, हाँ मतलब कि आप बैंक से पैसा लीजिए और वो आपको ब्याज भी और देगा, दैट इज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो वो कल्चर तो खत्म हो गया वहां पर। अब वो कल्चर क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं क्योंकि येन कमजोर हो रहा है। अगर इस मीटिंग में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ये मान के चलिएगा कि एक हिट बहुत बड़ा आएगा। या तो ये हो सकता है कि वो ट्रंप को देखना चाहेंगे कि ट्रंप अपनी पॉलिसीज कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। देर आफ्टर इट कुड बी अ डिसीजन टू मेक, तो हो सकता है कल की मीटिंग में होल्ड करते हैं। अगर होल्ड कर देते हैं, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अगर बैंक ऑफ जापान अपने इंटरेस्ट रेट को होल्ड कर देते हैं तो ये बात मान के चलिए बाजार में एक बार का थोड़ा सा करेक्शन थमेगा और बाजार थोड़ी सी तेजी पकड़ेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं तो मैं कहता हूं ये कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, इस समय के जैसे जैसे अगस्त में हुआ था। हमारे बाजारों पर ही फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारे यहां पे भी येन का कैरी ट्रेड होता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कल के लिए। बाकी अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। मेरा जो ध्यान है वो ओनली ऑन बैंक ऑफ जापान पे है। अभी डाटा को मैं अभी इग्नोर करना चाहूंगा कल के 8:30 बजे तक। देर आफ्टर मैं डाटा को देखूंगा कि क्या डाटा है ये वाला, क्योंकि कल अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो डाटा कोई मैटर नहीं करेगा, फिर डाटा वो दिन में उसी हिसाब से बनेगा, क्योंकि बड़ी न्यूज आने वाली होती है, डाटा एक बार के साइलेंट होता ही है, देर आफ्टर वो पैन आउट होता है। अगर वो न्यूज कुछ नहीं आती, न्यूट्रल हो जाता है, देन डाटा विल प्ले आउट देयर इफेक्ट। अदरवाइज दैट न्यूज का इफेक्ट आता है और डाटा फिर उस न्यूज के हिसाब से बनता है। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, बाजार कहीं नहीं जाने वाला। अभी के हिसाब से सेंटिमेंट थोड़े से पॉजिटिव है, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं, थोड़ी सी तेजी बनती है यहां पर। लेकिन कल बैंक ऑफ जापान का डिसीजन पर बाजार टिका हुआ है, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। अगर कल सेंट्रल बैंकर की हॉकिश कमेंट्री होती है या वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर हॉकिश कमेंट्री करते हैं, दैट बिकम्स अ कैटास्ट्रोफिक फॉर द मार्केट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। या फिर वो कह सकते हैं कि हम ट्रंप के जो भी एक्शंस हैं उनको पहले इवेल्युएट करेंगे, कुछ पिछली मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि हम ट्रंप के एक्शन को इवेल्युएट करेंगे। अगर वो ट्रंप के एक्शन इवेल्युएट करते हैं तो हो सकता है होल्ड हो जाए। अगर ये होल्ड हो जाता तो हम दिन भर एक ट्रेंडिंग मूव में रहेंगे ऊपर की तरफ, ये बात आप थोड़ा सा हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा हो जाए अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर द